हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज के करंट अफेयर्स, जो कि हमारी सितंबर मंथ की चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साइंस एंड टेक का ये आखिरी लेसन होगा, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक बची हुई है, तो उसे मैं आज यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगी। एक तो हम लोग देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि आपकी रियल लाइफ में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस आर्टिकल से, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। तो ये है ट्रांस फैट। उसके अलावा ये मार्स ऑर्बिटर जो मिशन था, जिसको मॉम कहा जा रहा था, उसके बारे में फिर से हम लोग बात करेंगे और न्यूज़ में क्यों है ये चीज़ें समझेंगे। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल, तो कुछ न्यू यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। तो स्पेस से रिलेटेड ये टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में भी डिटेल देखेंगे। सो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है हमारा। अब एक लेसन आपका यहाँ पे कल्चर में आएगा, एक लेसन आपका यहाँ पे एक सेकेंड, यस, कल्चर में आएगा, और एक लेसन आपका स्कीम्स में आएगा, और न्यूज इन शॉर्ट है। तो 2-3 दिन और लगेंगे, आपका ये लेसन जो है, ये मैगजीन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त मंथ की भी कुछ टॉपिक बची हुई है, उसको भी मैं इसके बाद कंप्लीट कर दूंगी। और आपका नवंबर मंथ का जो योजना मैगजीन का जो पहली बार मैं अपलोड की थी, तो उसमें वॉइस नहीं था, तो मैं उसे फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि एक ही बार में मैं आपको पूरे मैगजीन्स प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता। तो मैं एक ही साथ मर्ज कर कर आपको 1-1.5 घंटे के लगेंगे। प्लीज़ पेशेंस रखकर आप लोग एक बार में 2 बार में सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो एक ही वीडियो में मैं प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। अब 2 दिन नहीं प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा निकल चुका है, तो इसलिए उसके लिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो कल परसों में आप लोग को वो वीडियो भी मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब फेस्टिव सीज़न आ चुका है, आप लोग अपने घर पे भी आ चुके होंगे, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए, अभी तो अब मौसम आ ही चुका है, सीज़न है, कल धनतेरस है, सॉरी आज धनतेरस है, तो अब तो बस दीपावली ही दीपावली है। तो चलिए ठीक है, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, और जहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पटाखे ना जलाएं, दिए जलाने की कोशिश कीजिए, मिठाइयाँ खाइए। अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, बच्चों को जो है वो पटाखे का क्रेज़ होता है। अगर आपको भी पटाखे का क्रेज़ है, तो थोड़ा सा उसे कम कर लीजिए, क्योंकि ये समझिए कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इवन बहुत ज़्यादा जगहों पे तो है वो बैन भी लग गया है, जैसे दिल्ली एनसीआर वाले रीजन आप देखो, या फिर बिहार में भी बहुत जगह, पटना गया, मुजफ्फरपुर में भी आपका बैन लगा है, और सारे स्टेट में भी बैन लगा है। तो जहाँ जहाँ पे बैन लगा है, वहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ना फोड़े और पटाखे ना जलाए, उससे सिर्फ प्रदूषण ही होता है, आपकी हेल्थ और इन्वायरमेंट के हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि दिए खरीदें, क्योंकि इस समय क्या होता है कि जितने भी गरीब लोग होते हैं, वो आप देखते हो कि दिए लेके बैठते हैं, उनको ज़्यादा इनसे मुनाफा नहीं होता है। लेकिन जब आप बैठ के सोचोगे कि उनको कितना मेहनत लगता है इस तरीके के दिए बनाने में, तब आपको समझ में आएगा। तो उनके मेहनत का कुछ फल उन्हें दीजिए। कुछ जो जेली कैंडल्स होते हैं, और जो आप लोग चाइनीज़ जो लाइट्स खरीदते हैं, उससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ा दिए जलाए घर पे, वो बेटर होगा। आप खरीदोगे तो उनको भी, उनके भी घर में दिए जल पाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ों पे कोशिश कीजिएगा इन्वेस्ट करने का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और कोविड-19 को देखते हुए जो है सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करके ही रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, तो सबसे पहला है कि यहाँ पे डेटा एम्पावरमेंट क्या होता है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मिनरल्स दिए हुए, 2013 यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। कैल्शियम, आयरन और सोडियम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की, आयरन की, सोडियम की, तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सबकी यहाँ पे मेन अगर आप समझोगे ना, आप जितनी भी चीज़ें होती है, उन सब सारे मिनरल्स के अगर मेन प्रॉपर्टी आप समझोगे ना, तो इस तरह की क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। और इसको समझने के लिए आप लोग को साइंस पढ़ना ही होगा। साइंस की जो बेसिक एनसीईआरटी होती है 7th-8th क्लास की, आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोग को इतना नॉलेज हो जाएगा। देखिए, कैल्शियम क्या है, आम आम बोलचाल में भी आप लोग समझते हो कि दूध पीना चाहिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। और कैल्शियम हमारे वाइट चीज़ें जो हमारी बॉडी में वाइट है, जैसे हड्डी हो गए, हमारे दांत हो गए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कैल्शियम, ठीक है। तो इसलिए आप देखो कि जो हमारे मसल्स होते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्शन में एक्सपैंड करता है मसल्स। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या करते हो, जब आप लोग वेट लिफ्टिंग करते हो, तो उसमें एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है हमारा मसल्स, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है ना, कि आपको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में नहीं होगा, तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, तो मांसपेशियों में आपको ताकत नहीं देखने को मिलेगा। आपके जो मांसपेशियों में ताकत है ना, वो आपके हड्डी से जुड़ा है, इसलिए आपको उतना ताकत देखने को मिलता है। तो कैल्शियम आपकी बॉडी में ज़रूरत है ही। आयरन की ज़रूरत होती है। आयरन की क्यों ज़रूरत होती है? जब आपकी बॉडी में आयरन होगा, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी में जो ब्लड की मात्रा है वो बढ़ेगी, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ेगी। जितना भी हीमोग्लोबिन विमेन के लिए चाहिए, जितना हीमोग्लोबिन मेन के लिए चाहिए, जो आपका लेवल होता है, जैसे 11 पॉइंट समथिंग है विमेन के लिए, मेल के लिए 14 पॉइंट समथिंग है, तो उतना होना चाहिए। और आपकी बॉडी में अगर आप चाहते हो कि खून की कमी ना हो, हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, तो उसके लिए आपको आयरन कंज्यूम करना ज़रूरी है। तो आयरन का रिलेशन यहाँ पे हम लोग ने ब्लड से देखा, मसल्स और उसके कॉन्ट्रैक्शन से तो नहीं रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप लोग आयरन
आयरन एक्सक्लूड कर सकते हो, और जैसे ही आयरन को आप एलिमिनेट करते हो आपके पास दो ऑप्शन निकल कर आता है। तो एक तो यहाँ पे फिक्स है कि कैल्शियम तो हो गई, बट आपको सोडियम भी समझ में आना चाहिए। देखिए सोडियम फॉस्फोरस ये दो चीज़ें हमारे बॉडी में कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो भी हमें नुकसान देगा और ज़रूरत से कम हो जाए तो भी हमें नुकसान देगा। तो सोडियम और फॉस्फोरस की जो मात्रा है हमारे बॉडी में वो बैलेंस होना चाहिए। जब आप लोग ज़्यादा ब्लड की टेस्ट कराते होंगे तो उसी में आपका जो है सोडियम फॉस्फोरस की भी टेस्ट जो है अगर आप लोग कभी कराओगे तो वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमारी मसल्स जो है मांसपेशियाँ ज़्यादा दिन तक जो है ना वो जीवित रहे, जीवित इन द सेंस क्या कि हमारी मांसपेशियाँ ढीली हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है। तो आप देखते हो कि दादी नानी की जो मांस होती है, मसल्स होते हैं, वो ढीले पड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में सोडियम की कमी होने लगती है। ठीक है, तो सोडियम की कमी नहीं होना है। सोडियम की कमी होने से क्या होता है कि आपके बॉडी में कमज़ोरी देखने को मिलेगा, आपको चक्कर आएगा सडन से। जैसे आप उठते हो और जैसे आप बैठते हो और बैठ के जब उठते हो तो 2 मिनट के लिए आपको पूरा अंधेरा हो जाता होगा आंख के सामने, उसके बाद आप तुरंत जो है 2 सेकंड के बाद आप ठीक नॉर्मल फील करते हो। लेकिन उस तरीके का होता है जैसे आप खड़े हो लंबे समय से और अचानक आप झुक जाओ, तो अचानक झुक जाने से भी आपको जो है अंधेरा छा जाता है सामने। तो ये क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है ना सफिशिएंट मात्रा में सोडियम नहीं है। तो सोडियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि मसल्स आपका जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप लोग जब एक्सरसाइज करते हो तो आपको एक्सरसाइज करने के बाद बहुत थकान लगता होगा, या एक्सरसाइज करते करते भी जब आप लोग योगा वगैरह करते हो तो मे बी आप इधर बेंड करो उधर बेंड करो तो अचानक से आपके आंख के सामने जो है धुंधला हो जाता है, कालापन छा जाता है। तो वो क्या होता है आपके सोडियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो सोडियम अकेला ही नहीं यहाँ पे मेन कॉन्स्टिट्यूट है, आपकी फॉस्फोरस भी होनी चाहिए, सोडियम भी होनी चाहिए, और भी ज़्यादा जो है मिनरल्स वाइटामिन्स होनी चाहिए। तब आपको जो है इस तरीके का हेल्दी फील होगा, आपको आंख के सामने काला नहीं पड़ेगा। बट सोडियम इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, वह एक है जो कि आपको यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने में इसकी नीड है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे हम लोग कैल्शियम और सोडियम को सही मानेंगे क्योंकि ये दो मिनरल्स है जो हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर वुड बी सी। ठीक है, 1 और 3। आयरन का क्या काम है? आयरन का काम है ब्लड बढ़ाना। तो लड़कियों में ब्लड की कमी देखने को मिलती है, तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सारी आप लोग ज़रूर खाना खाएं जिसमें कि आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आयरन अगर आपके बॉडी में रहेगा तो फिर आप लोग जो है ना ज़्यादा हेल्दी फील कर पाओगे। आप लोग देखते हो कि लड़कियों की जो बॉडी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है एज़ कंपैरिजन टू मेल की जो बॉडी होती है वो आपको थोड़ा हार्ड देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लड़कों में आयरन ज़्यादा होता है। ठीक है, लड़कों में आयरन ज़्यादा होता है तभी तो उनका हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो भी ज़्यादा है। लड़कियों में आयरन की कमी होती है। तो इस तरीके का आप क्या कर सकते हैं, हमें ऐसा बनाया ही गया है, भगवान के द्वारा इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया है, तो हमें जो है एक्सटर्नली इसको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लड़कों को भी आयरन कंज्यूम करना चाहिए, नो डाउट, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट लड़कियों को ज़्यादा करना चाहिए, मैं इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ। ठीक है, अब आइए ये क्वेश्चन हो गया। डेटा इंपावरमेंट समझिए क्या है। डेटा इंपावरमेंट एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे लोगों को अपने खुद के डेटा के लिए जो है ना उनको इंपावर किया जाए, या फिर विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएरीज जो है वो अपने डेटा पे कंट्रोल कर सके। तो इसको मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देकर लास्ट वीडियो में मैं समझाई थी, अभी देने चलूँगी तो फिर 15 आपका जो है 5-10 मिनट यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, एक सीरीज़ में सारी वीडियो देखिए। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना कि आप लोग डेली देख रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि 4 बजे आपको डेली विजन आइज की एक लेसन आपको मिल जाती है, आधा घंटे की या 40 मिनट की या 1 घंटे की भी होती है। तो अब 1 घंटे की नहीं करूँगी क्योंकि 1 घंटे की जब भी मैगजीन देती हूँ तो आप लोग बहुत हल्ला करते हो, तो अब 40 मिनट तक का ही मैं स्टैंडर्ड रखूँगी, चाहे हमारी एक ही आर्टिकल क्यों ना बच जाए। ठीक है, तो 40 मिनट की आपकी रहती है, प्लीज़ टाइम निकाल के देख लिया कीजिए। अगर आप लोग नहीं देखते हो, बहुत बच्चों को ये पसंद है कि पूरी मैगजीन कंप्लीट हो जाती है तो एक ही बार हम प्लेलिस्ट में आकर देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि बैक टू बैक आप पूरी मैगजीन्स को जो है ना 3 घंटे 4 घंटे में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो वो काम आप लोग कीजिए, लेकिन हाँ एक पहले ज़रूर देख कर आइए क्योंकि उसी का लिंक रहता है। मैं यहाँ पे रिवाइज़ भी करा देती हूँ, जो लास्ट लेसन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे आज के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग जो भी बच्चे लिखते हैं आप लोग ज़रूर लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, खुद भी लिख कर रख सकते हैं, और चाहते हो कि आपका क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे जो भी आंसर लिखे हो उसको एवेल्यूएट करूँ तो आप लोग मेल कर सकते हो rishika.ch77@gmail.com में। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन इन एजुकेशन। एजुकेशन में लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है, और कुछ इम्पैक्ट डिस्कस करना है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आंसर राइटिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आप एक गेम चेंजर आप कह सकते हो कि आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते हो या अंदर हो सकते हो। तो ये आपका दोनों के लिए है। अगर आप 2020 के लिए दे रहे हो तो आपको तो और भी आंसर राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, बट 2021 के लिए जो टारगेट लेकर चल रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली फोकस कर रही हूँ, क्योंकि 2020 के लिए जो है वो तो 3-3 घंटे का सेट लेकर बैठेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। बट अगर आप लोग 2021 के लिए है तो प्लीज़ आप लोग
इतना लेज़ी मत होइए, थोड़ा सा उठ जाइए। अब वेकअप होने का टाइम है, क्योंकि टाइम आपका नहीं देखने को मिलेगा बहुत जल्दी ही। अब नवंबर ख़त्म होने वाले, दिसंबर आ जाएंगे, और दिसंबर तो बस इसी गम में बीत जाता है या खुशी में बीत जाता है कि साल कैसा गया। तो इस बार मुझे लगता है मैक्सिमम लोग के लिए गम में ही होगा, क्योंकि कोरोना ने सबकी लाइफ को तहस नहस कर रखा है। बट कोई नहीं, देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्टीमेटली आपके पास इतना टाइम था तो आपने अच्छे से यूटिलाइज़ किया, अभी भी टाइम है, यूटिलाइज़ कीजिए, मूड ख़राब मत कीजिए, उससे कुछ नहीं होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हाँ, 150 वर्ड में आपको लिखना है और 10 मार्क्स की क्वेश्चन है, तो लिखने का कोशिश कीजिए, मार्क्स हमारे द्वारा आपको दी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि है ट्रांस फैट। तो पहले समझिए कि न्यूज़ में क्यों है, फिर इसे मैं समझाती हूँ। WHO के द्वारा एक प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, किसके ऊपर, तो ट्रांस फैट एलिमिनेशन, और इसका टाइटल है काउंटडाउन टू 2023 ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020, यानी कि पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में ट्रांस फैट को एलिमिनेट करना है, 2020 का ये टारगेट है। ठीक है, अब तो ये आपका टाइटल रखा गया है 2020 का, तो इस रिपोर्ट के बारे में आगे देखेंगे। पहले ये समझिए कि ट्रांस फैट होता क्या है। ठीक है, ट्रांस फैट, चलिए आइए तो कुछ देख लेते हैं फिगर। तो ये है वो आपके फेवरेट फूड्स जिसमें आपको ट्रांस फैट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप में से कौन कौन है जो कि ये सारे अभी फूड्स को देखकर आपके मुंह में लालच आ गया है और आप सोच रहे हो कि स्विगी और अगर ये कर ले, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें टेम्प्रेरी, कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप रेगुलर इस सारी चीज़ों को खाते हो तो आपके बॉडी में एक ट्रांस फैट, फैट तो आप सुने हो, फैट क्या होता है, नेचुरल तरीके से आप जो भी खाते हो ना, तो कुछ भी खाना खाते हो अंदर जाता है तो वो अपना काम करता है, यानी कि कुछ आपके फैट्स बनते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल में जाता है, कुछ प्रोटीन, कुछ वाइटामिन, कुछ ब्लड में जाता है, कुछ शुगर आपका बनता है, कुछ सॉल्टी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें, सारा काम अपना करने लगता है, जितना भी मिनरल्स वाइटामिन हमारे अंदर जाता है। लेकिन ये ट्रांस फैट है, ट्रांस फैट एक तरीके का अनसैचुरेटेड फैट होता है, यानी कि एक अनहेल्दी तरीके का आपको फैट देखने को मिलेगा जब वो आपकी बॉडी में जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि आपके हार्ट के जो वेसल्स होते हैं ना, उसमें वो चिपकते जाता है, यानी कि ये तो लिक्विड से, जैसे कि इसमें आप देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा ऑयल मिलाकर ये सारा बनाया जाता है, जो बर्गर ये आपका देखने को मिलेगा, ये कॉर्न वगैरह जो आप खाते हो थिएटर वगैरह में, तो ये पिज़्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें आप खाते हो, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपको ऑयल देखने को मिलेगा, और वो अच्छे तरीके से नहीं, अनसेचुरेटेड तरीके से आपका बनाया जाता है। जो ये ऑयल क्या करता है ना, कि जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो सॉलिड पार्टिकल्स में जम जाता है। जैसे एक याद है आपको डालडा आता था पहले, अभी तो रिफाइंड ऑयल आप लोग यूज़ करते हो तो वो लिक्विड ही होता है, लेकिन डालडा क्या था ना, एक समय ऐसा था, पता नहीं आज मिलता है कि नहीं मिलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे पहले याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में भी डालडा आता था। तो डालडा आप देखते हो कि वो जम जाता है विंटर में, और वो क्या होता है ना, बस वही चीज़ आप समझो कि समर में वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन विंटर में वो जम जाता है। तो वो डालडा जब आप कंज्यूम करते हो ना, तो आप वो लिक्विड, यानी कि जैसे आप गर्म कढ़ाई में जब डालोगे डालडा को तो वो तेल बन जाता है, लेकिन बस वही चीज़ें आप जब पूरी तल के भी या उससे पकौड़े तल के भी अगर खाते हो ना, तो वो आपकी बॉडी में वही जम जाता है, और वो आपकी बॉडी में बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, तो उससे आप लोग देखो कि हार्ट के वेजल्स जो होते हैं ना, उसमें वो सॉलिड पार्टिकल्स में जम जाता है, और इसी से क्या होता है, एक समय के बाद जो है हार्ट अटैक आता है या हार्ट स्ट्रोक हो जाता है। तो इसलिए ये सारे फूड्स नहीं कहा जाता कि आप रेगुलर कंज्यूम करो, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट होता है, और ट्रांस फैट या फिर ट्रांस फैटी एसिड, बोथ आर सिमिलर वर्ड। ठीक है, तो ट्रांस फैटी एसिड आप लोग देख सकते हो, ये सारे आपके फेवरेट फूड्स में आपको देखने को मिलेंगे, बेक्ड गुड्स में होता है, प्रोसेस्ड फूड में होता है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्यों कहा जाता है कि ट्रांस फैट जो है वो बैड है। देखिए ट्रांस फैट में क्या होता है ना, कि बैड कोलेस्ट्रॉल इससे निकलता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही गुड होता है, अच्छा होता है, लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करता है, और ऊपर से बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी आता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कि ये सारी चीज़ें हम लोग बर्गर ये सारा चीज़ जो खाते हैं, इससे क्या होता है, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बहुत ज़्यादा आप लोग देखते हो कि ये तो मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्यार से खा रहे हो, तो आप एक बार ध्यान में रखिए कि आपके हार्ट को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है, इसमें कहीं ना कहीं आपको हार्ट अटैक आएगा या हार्ट स्ट्रोक भी आ सकता है। तो इसलिए ट्रांस फैट खाना कम कीजिए, बंद कर दीजिए, मेरी मानिए, क्योंकि अब जो भी है बच्चे लोग खाते हैं तो उनको भी मत दीजिए, कम से कम दीजिए यार, साल में महीने 2 महीने 6 महीने में 1-2 बार हो गया तो हो गया, नहीं तो इसको इन सारी चीज़ों को मत खाइए। बहुत ही फ्रिक्वेंट है कि लोग जो है ना बाहर निकलते हैं और चिप्स खाते हैं, टकाटक खाएंगे, उप्स खाएंगे, और ना जाने कुड़कुड़े वगैरह होता है। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सारी चीज़ें खाना बंद कीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको ट्रांस फैट देखने को मिलेगा। तो ट्रांस फैट की जो पिक्चर है वो आपके सामने क्लियर हो चुकी है। अब आप समझिए कि हमारे यहाँ सरकार जो है, या फिर ग्लोबल लेवल पे जो यहाँ पे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, WHO, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने के लिए। तो
मई 2018 में WHO के द्वारा कहा गया था कि ग्लोबल एलिमिनेशन करना है इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस्ड ट्रांस फैट एसिड है 2023 तक, यानी कि जो इंडस्ट्री से प्रोसेस्ड होकर आता है। जैसे आप देखो कि इंडस्ट्री से क्या प्रोसेस्ड होकर आ रहा है, तो आपका यहाँ पे टकाटक और उप्स जो आप कुरकुरे वगैरह इतना खाते हो, बिंगो वगैरह खाते हो, तो वो सब इंडस्ट्री से बन के आता है ना, पैकेट में होता है। तो इसको 2023 तक एलिमिनेट करना है। इसमें जो ट्रांस फैट होता है, ठीक है, ये खाना गलत नहीं है। इन सारी चीज़ों में जो है ना, इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि इसमें ट्रांस फैट होता है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इसको किसी और तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारा बात कहा जा रहा है। 2019 में WHO के द्वारा एक रिप्लेस एक्शन लाया गया, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था 2019 में, बट आइए यहाँ पे भी देख लेते हैं। रिप्लेस एक्शन है और इसमें ये कहा गया था कि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा, और जो यहाँ पे एलिमिनेशन है इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो ट्रांस फैटी एसिड है उसको फूड सप्लाई से हटाया जाएगा, ठीक है। तो जो फूड सप्लाई हो रहा है, जितना भी प्रोसेस्ड फूड आप लोग खाते हो, तो उसमें से ट्रांस फैट को हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए रिप्लेस के अंदर क्या है, तो हर एक लेटर का अपना मीनिंग है। R फॉर रिव्यू, यानी कि जो डाइटरी सोर्सेज हैं इंडस्ट्रियली जो प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट है उसको यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा, बार बार देखा जाएगा। E फॉर रिव्यू, RE में ही आ गया। P फॉर यहाँ पे प्रमोट है, यानी कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस जो ट्रांस फैट है उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए प्रमोट करना है। L फॉर यहाँ पे लेजिस्लेट है, यानी कि कुछ कानून लेकर आना है जिसके थ्रू हम लोग, जिसके हेल्प से यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस जो ट्रांस फैट है उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। A फॉर है एसेस और मॉनिटर, यानी कि जो भी ट्रांस फैट है, यानी कि हमारे फूड सप्लाई में जो भी हम लोग खा रहे हैं तो उसमें जितना कंटेंट है उसको हम लोग एसेस करेंगे, देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। साथ ही क्रिएट अवेयरनेस, यानी कि जो नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें का खा रहे हो ना, तो आपके बॉडी में ये नेगेटिव ही होगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाएगा और उसकी वजह से आपको नंबर्स ऑफ डिजीजेज अटैक करेंगे। तो मैं तो ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि इससे डायरेक्ट देखा गया है कि हार्ट अटैक का आने का मतलब ही वही होता है। साथ ही आप लोग का जो हार्ट स्ट्रोक हो जाता है तो उसमें भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से बॉडी में वो, इसलिए हमारे हार्ट अटैक और ये सारी चीज़ें होती है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना है। देखिए इससे पहले मुझे पता नहीं कि आप लोग को ये सारी चीज़ें पता थी कि नहीं पता थी, बट अब अगर पता चल गया तो आप लोग अवेयर हो गए हो, और जिस तरीके से आप अवेयर हुए हो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपके घर में जितने लोग हैं, आपके जितने दोस्त हैं, भाई बहन हैं, माता पिता जो भी है, रिश्तेदार है, उन सबको अवेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही ज़रूरी है। लोगों को पता ही नहीं होता कि ये ट्रांस फैटी एसिड क्या होता है। इसी तरीके से आपका फैटी लीवर भी होता है। जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ खाते हो ना, जैसे कि बहुत अच्छा लगता है कि कुछ हमेशा जो है ना तला छना चीज़ खाते हैं, ऑयली चीज़ खाते, तो उससे हमारे लीवर में क्या होता है ना कि ऑयल का एक परत जम जाता है, जिसको कि हम लोग फैटी लीवर कहते हैं। हमारा लीवर जो है ना वो और ज़्यादा मोटा हो जाता है, इसीलिए इसको फैटी लीवर कहते हैं। बट इट्स नॉट अ डिजीज़, ये डिजीज़ नहीं है, आपको कभी पता नहीं चलेगा और इससे आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। हमारा लीवर ही हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है ना जिसको कि बीमारी होता है लेकिन वो हमें कष्ट नहीं देता। उसको अगर दुख है तो वो हमें दुख नहीं दे रहा। बाकी सारे ऑर्गन ऐसे हैं ना, मतलब कि ऐसे निकम्मे टाइम के हैं कि उसको थोड़ा सा भी दुख होगा तो हमें तो भर भर के दुख ही देता है कि नहीं। लेकिन लीवर बहुत अच्छी चीज़ है। तो लीवर ऑर्गन जो हमारे बॉडी में है, इसमें अगर ज़्यादा ऑयल हो जाता है ना तो वो इस तरीके का लेयर बन जाता है और इसको हम लोग फैटी लीवर कहते हैं। लेकिन ये इतना अच्छा ऑर्गन है ना कि अपने आप को ही खुद ही हील कर लेता है। हम लोग खाते हैं लेकिन लीवर जो है ना अपना काम अच्छे से करता है, वो खुद को हील कर लेता है, वो अपने नॉर्मल साइज में खुद आ जाता है। और अगर आपको फैटी लीवर भी है ना तो एक दो बार ऐसा होगा कि आपको फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, वॉमिट हो जाएगा या फिर आपको जो है ना बेचैनी टाइप का लगेगा, लेकिन वो अपने आप जो है एक दो दिन में ठीक भी हो जाता है, ठीक है। तो ये बात है। फैटी लीवर भी, अगर ट्रांस फैट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं ये फैटी लीवर भी बता दी। ई फॉर है इन्फोर्स, यानी कि जो भी यहाँ पे कानून लाया जाएगा उसमें जो भी पॉलिसीज़ होंगे, जो भी गाइडलाइंस होंगे, उसी के साथ हमें यहाँ पे चलना है। अब 2020 का रिपोर्ट निकल कर आया है तो सबसे पहले इसके बारे में हाइलाइट्स देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हैं। बताया जा रहा है कि 58 कंट्रीज़ जो है अब तक अपने यहाँ इस तरीके के कानून लेकर आई है और 3.2 बिलियन पीपल्स जो है ना वो हार्मफुल सब्सटेंस लेने से जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे 2021 तक। तो चलिए, अच्छी बात है कि 58 कंट्रीज़ इस तरीके का काम किए। मोर देन 100 कंट्रीज़ अभी भी ऐसी है जिनको कि ये सारे एक्शन लेना बाकी है, तो जल्दी से सारे कंट्रीज़ ले ले तो बेटर है। उसके बाद 15 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके यहाँ 2/3 जो वर्ल्ड वाइड डेथ देखने को मिला है इस ट्रांस फैट के कारण। इसमें से आप देखो कि 4 ऐसे हैं जैसे कि कनाडा, लातविया, स्लोवेनिया और यूएसए हैं जिनके द्वारा WHO की जो रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। या तो मैंडेटरी लिमिट वो सेट किए हैं, या तो इंडस्ट्रियल जो प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट है उसको 2% जो ऑयल और जो यहाँ पे फैट है सारे फूड्स में उसको बैन कर दिए, या तो पूरी तरीके से बैन किया है, 2% ही बैन किया, या तो पार्शली यहाँ पे बैन किया है हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को। तो ये सारा स्टेप्स लिए हैं WHO के द्वारा, जो भी पॉलिसी लाई गई थी उसी को अपने कंट्री में जो है हूबहू इम्प्लीमेंट कर दिए। तो 15 कंट्रीज़ में ऐसा देखने को मिला कि 2/3 जो है ना वो डेथ
डेथ हो चुका है वर्ल्ड वाइड का, तो ये भी प्रॉब्लम है। साथ ही रिमेनिंग जो 11 कंट्रीज़ बचे हैं, जिसमें कि आप देखो कि हम भी शामिल हैं, साथ ही अज़रबैजान, बांग्लादेश, भूटान, इक्वाडोर, इजिप्ट, ईरान, मैक्सिको, नेपाल, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये अभी तक ऐसे कंट्री है, सोए हुए कंट्री है जिनको कि अभी भी जागना बाकी है और उठ के जो है एक अर्जेंट एक्शन लेना बाकी है। यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस सारे देश में लोग जो है ना कुछ भी खाए, वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं या फिर हार्ट स्ट्रोक से मर रहे हैं, हमारे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं चलेगा जब तक कानून सरकार लेकर नहीं आएगी और ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर नहीं आएगी, तब तक किसी को कोई कानो कान खबर नहीं पड़ने वाला। मुझे पता है कि अभी मेरे लेसन सुन के भी ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे और नेक्स्ट डे ही चले जाएंगे वो KFC और मैकडी में, जो कि वो फिर बर्गर वगैरह खाएंगे। तो ऐसे भी लोग हैं, बट क्या कर सकते हैं। 2023 का जो टारगेट है WHO के द्वारा रिकमेंड किया गया है कंट्रीज़ को कि वो कमिंग ईयर में कुछ एक्शंस भी फॉलो करें, यानी कि अपने यहाँ जो बेस्ट प्रैक्टिस है पॉलिसीज़ का कि कैसे वो यहाँ पे अपना ट्रांस फैटी एसिड का जो लिमिट है उसको सेट करें, या फिर यहाँ पे पार्शली जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल है उसको यहाँ पे बैन करें। तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये होता क्या है, तो इस तरीके का यहाँ पे काम करना है। साथ ही इन्वेस्ट करना है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में, यानी कि लेबोरेटरी कैपेसिटी होना चाहिए कि वो मेज़र कर सके। जैसे कि हमारे यहाँ टेस्टिंग होता है ना कि जब भी कोई भी इंडस्ट्री से फूड बन के निकलता है, पैकेज्ड फूड जो भी होते हैं, तो उसको एक टेस्ट किया जाता है लैब में। तो प्रॉपर तरीके से लैब में एक अलग से क्राइटेरिया होना चाहिए कि वहाँ पर ट्रांस फैट जो है कितना है हर एक फूड में, उसको वो मेज़र कर सके। अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो उस सारे फूड्स आइटम्स को जो है कैंसिल कर दिया जाए, उसको मार्केट में आने ही नहीं दिया जाए। जब तक ऐसे फूड्स मार्केट में आएंगे नहीं तब तक लोग खाएंगे ही नहीं ना, तो ये बैन करना चाहिए। इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस जो यहाँ पे पैकेट्स फूड होते हैं ना, उसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की क्या मजबूरी है। हम लोग जो है, आप समझते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सुबह से शाम तक काम करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि चलो बर्गर वगैरह खा गए और सो गए, प्रॉपर डिनर भी नहीं लेते। तो अगर बर्गर वगैरह आप बैन कर दोगे तो लोगों के पास तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा, तब तो लोग कुछ और खाना चाहेंगे, हेल्दी खाना खाना चाहेंगे। तो यही वाली बातें हैं। साथ ही रीजनल और सब रीजनल जो रेगुलेशंस है उसको एडवोकेट करना है, जिससे कि यहाँ पे जो भी ट्रांस फैटी एसिड का जो पॉलिसीज़ है उसकी बेनिफिट और ज़्यादा बढ़ सके। तो ये सारा कुछ हाईलाइट दिया गया है। अब देखते हैं कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे क्या स्टेप लिया गया है ट्रांस फैट को यहाँ पे रोकने के लिए। तो इंडिया के द्वारा एक टारगेट सेट किया गया है कि कैसे हम लोग जो है ना यहाँ पे ट्रांस फैट को यहाँ पे जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस जो ट्रांस फैट है उसको कम कर सके, और लेस देन 2%। कब तक? तो 2022 तक रखा गया, और एक फेज़ मैनर में, यानी कि आधा काम किया जाएगा फिर आधा काम फिर आधा काम, जो कि यहाँ पे WHO के टारगेट से पहले। देखिए हम लोग बहुत तेज़ बनते हैं, मुझे ऐसा लगता है तेज़ है भी, इसलिए बनने का कोशिश भी करते हैं। तो क्या होता है ना कि जो भी टारगेट WHO रखती है ना, हम लोग उसके पहले ही टारगेट रख लेते हैं कि हम लोग तो आपसे पहले ही अपने कंट्री में इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। हालांकि वो होता नहीं है, बहुत मुश्किल है, किसी किसी चीज़ में हम लोग बाजी मार जाते हैं, लेकिन अधिकतर चीज़ में जो है थोड़ा पीछे ही रह जाते हैं। तो WHO का यहाँ पर टारगेट है कि 2023 तक इसे एलिमिनेट करना है, लेकिन हम लोग टारगेट रख दिए है क्या, तो 2022 तक। वही सेम चीज़ आप देखो मलेरिया को भी लेकर है, TB को भी लेकर है, कि WHO का जो टारगेट है उसे 2 साल पहले ही हमने रख दिया है कि हम लोग जो है एलिमिनेट कर देंगे अपने कंट्री में, बट अब तक ऐसा नहीं लगता है कि हो पाएगा। तो हमारे यहाँ आज के डेट में एक बॉडी है जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिनके द्वारा ट्रांस फैट की जो कंटेंट है फैट में और ऑयल में, उसको यहाँ पे लिमिट किया गया है कि सिर्फ 5% ही होना चाहिए। तो ये बहुत शानदार आप लोग कह सकते हो कि जब तक यहाँ पे इस तरीके का लिमिट नहीं लगाया जाएगा ना, तब तक कोई काम नहीं होगा। साथ ही टारगेट को अचीव करने के लिए ये जो FSSAI जो बॉडी है, उनके द्वारा 2 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में आप लोग सुने ही होंगे। ईट राइट मूवमेंट, यानी कि सही खाओ, लोगों को ये बताओ कि आप लोग को खाना क्या है। लोग पेट भरने के लिए खाते हैं, पेट भरने के लिए मत खाओ, हेल्दी रहने के लिए खाओ, कि आपको हेल्दी रहना है। एक दिन में आपको 4 बार खाना ही चाहिए, मैक्सिमम टाइम ऑफ वाटर इनटेक करना ही चाहिए, और खाने में भी ऐसा मत खाओ कि बस आपका पेट भर गया तो हो गया, नहीं, हेल्दी रहने के लिए खाओ, हेल्दी फूड कंज्यूम करो। आप लोग मॉर्निंग में आप लोग जूस लो, प्रॉपर जूस लो, अपना जो मिल्क लो या फिर जूस लो, या फिर आप लोग जो है उसके साथ आप लोग ले सकते हो ओट्स वगैरह भी ले सकते हो, मूसली ले सकते हो, या फिर आप लोग जो है आलमंड वगैरह ले सकते हो, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप उसमें से चूज़ कर लेना। तो ये कुछ ले सकते हो। प्रॉपर आप लोग को लंच करना चाहिए, प्रॉपर डिनर करना चाहिए, उसके बाद शाम में कुछ स्नैक्स ले लो, हेल्दी ले लो, उसमें आप लोग जो है ग्रीन टी भी इंक्लूड कर सकते हो। तो एक हेल्दी वे होना चाहिए। सुबह उठ के तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले जो है खाली पेट में आप लोग गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लीजिए। जिनको लगता है कि फ़ैट हो रहा है तो अपने फ़ैट को कम करने के लिए, स्लिम रहना चाहते हैं, तो ये काम कर सकते हो। उसके बाद पतंजलि का जो एलोवेरा जेल है, आपका आंवला ऑयल है, आंवला जेल है जेल बोल रही हूँ, पतंजलि जो
पीने वाला जो आता है, ठीक है, पतंजलि ड्रिंक होता है, आंवला ड्रिंक होता है, ये सारी चीज़ों को कंज्यूम कीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको डाइट चार्ट नहीं बता रही हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है सही है और मैं जिस तरीके से अपने आप को हेल्दी एंड फिट रखती हूँ उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा जो है ना फिटनेस फ्रीक हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मैं इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने भी एज के हो जाओगे डजेंट मैटर, लेकिन आप लोग खुद को कितना हेल्दी रखोगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ईट राइट कैंपेन होना चाहिए जिसमें कि लोगों को बताया जाएगा कि आप हेल्दी खाओ और सेफ खाओ। क्या ज़रूरत है जंक फूड खाने का, क्या ज़रूरत है बर्गर खाने का? ठीक है, साल में एक बार दो बार चल जाता है, लेकिन बार बार खा रहे हैं तो फिर ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं ना है। साथ ही आप लोग देखो कि कट डाउन करना चाहिए आपको सॉल्ट शुगर का, इसको कहते हैं वाइट पॉइजन। जो चीनी और जो नमक होता है ना, इसको वाइट पॉइजन कहते हैं। कट डाउन कीजिए आप लोग। आप लोग नोटिस कीजिए कि आप लोग एक दिन में कितना ज़्यादा शुगर खाते हो, एक दिन में कितना आप नमक खाते हो। तो नमक भी अगर खा रहे हो तो वो सब्जी वगैरह में अगर खा रहे हो तो वो बेटर है, अलग से ऊपर से नमक लेके मत खाइए। आप लोग देखिए बहुत सारे लोग हैं ना जिनको नमक फीका लगता है हमेशा खाने में, वो बोलेंगे कि ऊपर से नमक लो। तो ऊपर से नमक लेने में भी आप जो है ना ब्लैक सॉल्ट ले सकते हो, लेकिन वाइट सॉल्ट मत लो, ठीक है? ऊपर से चीनी लेकर मत खाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसको अवॉइड कीजिए। हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन भी चला है कि यही चीज़ें हैं कि अगर आप कुछ भी खाओगे तो एक दिन हार्ट अटैक से मर जाओगे। तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा इसमें फंक्शन है, तो उस फंक्शन को भी समझिए, ठीक है? हमेशा मोबाइल की फंक्शन को समझने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। बॉडी में भी बहुत सारा फंक्शन है, उसको समझने में आप लोग टाइम इन्वेस्ट कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन है कि लोगों को बताया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है सिटीजन्स को कि आप लोग हेल्थ हैजार्ड कर रहे हो, यानी कि ऐसा खा रहे हो ना कि हैजार्ड हो रहा है, सारा कुछ डिजास्टर हो जा रहा है, ठीक है? तो ये ऐसा काम नहीं करना है। ट्रांस फैट फ्री लोगो भी लाया गया है, यानी कि फूड इस्टेब्लिश जो किया जा रहा है ट्रांस फैट फ्री लोगों का, या फिर ऑयल उसमें कम किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इंडस्ट्रियल जो ट्रांस फैट है ना वो 0.2 ग्राम या फिर 100 ग्राम जो फूड है, 100 ग्राम के फूड में 0.2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कैन डिस्प्ले ट्रांस फैट फ्री लोगो, ठीक है? जैसे कि आप लोग अगर टकाटक खरीदोगे तो उसमें आपको ऊपर ही लिख देना चाहिए कि ये ट्रांस फैट फ्री लोगो, ट्रांस फैट फ्री है ये। तो एक लोगो हो, जैसे कि आप फूड फोर्टिफिकेशन का +F देखते हो, तो वैसे ही ट्रांस फैट फ्री का भी कोई लोगो होगा तो वो आप लोग का लगा रहेगा, तो आप लोग उसको खुशी खुशी खा सकते हो, फिर मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, ट्रांस फैट उसमें नहीं होना चाहिए, ये मुझे नहीं सही लगता। मुझे क्या, अब आपको भी सही नहीं लग रहा होगा। तो आइए यहाँ पे ट्रांस फैट के बारे में कुछ बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले ये अनसैचुरेटेड फैट है, फैटी एसिड है, जो कि सही नहीं है हमारे बॉडी के लिए। इसमें दो तरीके का आपको देखने को मिलेगा, एक तो नेचुरली भी ट्रांस फैट होता है और एक आपका जो है ना ये जो है इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड होता है। तो नेचुरली जो हमें मिलता है वो काउज और शिप से मिलता है। जैसे कि दूध भी पीते हो ना, तो दूध में भी ट्रांस फैट होता है, बट जो नेचुरली होता है दूध में ट्रांस फैट, ये आपका गुड होता है बॉडी के लिए, इसमें आपको हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस जो ट्रांस फैट है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और मेनली यहाँ पे क्या किया जाता है ना कि आप देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है वेजिटेबल ऑयल में, और फिर यहाँ पे लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। और इससे क्या है कि पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल इसी को कहते हैं। PHO जो है इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, जो ऑयल से आपका खाना बन रहा है ना उसमें और हाइड्रोजन ऐड कर दो, उसके बाद जो है उसको उस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो गया आपका पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। इंडस्ट्रियली जो प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट है ना, ये आपको देखने को मिलेगा कि कुछ हार्डन जो वेजिटेबल फैट्स होते हैं, जैसे कि मार्गरीन, घी, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होता है। स्नैक फूड में होता है, बेक्ड फूड में होता है, ये सब में आपको देखने को मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरर इसका यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? अब ये भी बात है कि चलो ठीक है इतना हार्मफुल है तो इंडस्ट्री वाले इसको यूज़ क्यों करते हैं? जो यहाँ पे कुरकुरे वाले मैन्युफैक्चरिंग जो टीम है वो क्यों इसको बोलते हैं कि ठीक है ट्रांस फैट यूज़ करो? ट्रांस फैट यूज़ करने से सबसे एक मेन पॉजिटिव पॉइंट उन लोग के लिए क्या है ना कि इसका लॉन्गर शेल्फ लाइफ है। यानी कि जो आप लोग पैक कर दिए टकाटक अगर रख दिए तो उसका आप देखते हो कि मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है 6 महीने 3 महीने ये डिफर करता है। तो 3 महीने तक जो टिक पाता है ना वो सारा सामान, ये ट्रांस फैट के कारण ही टिक पाता है। तो इसलिए इंडस्ट्री वाले क्या चाहते हैं, वो तो बेनिफिट में चाहते हैं, वो तो चाहते ही है कि ट्रांस फैट ज़्यादा से ज़्यादा मिला हो ताकि उनका सामान जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक मार्केट में रहे, उनका एक्सपायरी डेट कम हो जाए, मार्केट में ज़्यादा रहे, लोग खाए। अब इंडस्ट्री वाले को क्या फ़र्क पड़ता है कि आप उसको कंज्यूम करके मरो या जियो, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये फ़र्क पड़ता है कि उनका मार्केट में वो प्रोडक्ट बिकना चाहिए, उनसे उनकी जेब भरना चाहिए, बस ये बिज़नेस का फंडा है। तो ये आप समझो, वो आपको मारने के लिए
लिए जहर भेज रहे हैं और आप उस जहर को जो है ना अपनी ही मेहनत की कमाई से खरीद के प्यार से खा रहे हो और सबको हंसा हंसा के खिला भी रहे हो। तो ये काम नहीं करना है। आप लोग को समझना है कि आपकी हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है। तो यही चीज़ बात हो गई ना कि सामने अगर पॉइजन लिखा हुआ बॉटल आपको खरीदने बोले तो आप 2 मिनट के लिए सोचोगे, लेकिन यही चीज़ पॉइजन को प्यार से जो है ना रंगीला नाम देकर अगर रखा गया है, जैसे कि इस तरीके का नाम ट्रांस फैट है, तो आधे लोग तो समझ ही नहीं रहे, आधा से ज़्यादा लोग नहीं समझ रहे कि इसकी क्या बात है। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो खाते हो तो पीछे आप इंग्रेडिएंट लिस्ट को जो है वो चेकआउट करते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ है, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। फिर देखिएगा कि एक आप लोग क्या क्या चीज़ ऐसे खाते हो जिसमें कि ट्रांस फैटी एसिड है, आप लोग को ये पता चलेगा। तो समझ गए कि इंडस्ट्री वाले इसको क्यों मिलाते हैं। साथ ही अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 5,40,000 डेथ जो है ना हर एक साल इसी कारण हो रहा है। अब आप समझ सकते हो इंडिया में ये फिगर जो है 60,000 नंबर तक भी बढ़ चुका है, यानी कि कितने बड़े नंबर पे संख्या पे जो है लोग यहाँ पे हमारे कंट्री से जो है ना हमें छोड़ के जा रहे हैं, हमारे देश छोड़ के जा रहे हैं तो समझ सकते हो, लोग कहते हैं ना कि हार्ट अटैक से मर गए, है ना, बराबर। लेकिन आप लोग समझो कि हार्ट अटैक आया क्यों, हर को क्यों नहीं आता हार्ट अटैक, घर में सिर्फ एक ही दो लोग क्यों होते हैं जिनको हार्ट अटैक आता है, सबको आना चाहिए ना अगर ये नॉर्मल है तो ये आने के पीछे ये सारे रीज़न होता है, ठीक है। अपने फूड हैबिट को आप लोग चेंज करो। WHO के द्वारा रिकमेंड किया गया कि ट्रांस फैट जो इंटेक है ना वो लिमिट होना चाहिए, यानी कि 1% से भी कम होना चाहिए जितना भी आप टोटल एनर्जी इंटेक कर रहे हो। लेस देन 2.2% ग्राम पर डे होना चाहिए, यानी कि अगर 2000 कैलोरी डाइट आप रख रहे हो एक दिन में, तो अगर आप 2.2 ग्राम से भी कम अगर आप ले रहे हो ना ट्रांस फैट, तो आपके बॉडी में कभी भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि 0.1% भी आपको नहीं कंज्यूम करना है। मैं बोली ना दूध में भी होता है, दूध से बने हुए आपका जो है कर्ड वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांस फैट होते हैं, तो दे आर गुड फॉर योर बॉडी, दे आर नॉट बैड फॉर योर बॉडी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप लोग वही खाते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो है जितना पीना चाहिए 5 लीटर दूध एक ही दिन में पी लो, तब तो आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा ना। डेली आप 5 लीटर दूध पियोगे तो आपकी बॉडी में ज़्यादा वो आपका ट्रांस फैट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम देने लगेगा, है कि नहीं। तो जितना आप खा रहे हो, जैसे कि 2000 कैलोरी डाइट जो है ये एक स्टैंडर्ड होता है, बट मैं कहूँगी कि 1800 कैलोरी खाइए, क्योंकि 1800 कैलोरी आप रखोगे तो आप 2000 तक जो है ना कभी कभी पहुँच ही जाओगे अगर आपका फेवरेट फूड मिल जाता है तो इसमें अगर आप लोग 2.2 ग्राम भी खा रहे हो तो वो ठीक रहता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांस फैटी एसिड। सो आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा मॉम, कहने का मतलब है मार्स ऑर्बिटर मिशन। अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसरो के द्वारा जो ये सेंड किया गया था ना, इन्होंने 6 साल कंप्लीट कर लिए, यानी कि मार्स को जो ऑर्बिट कर रहा है यहाँ पे, मार्स ऑर्बिटर जो यहाँ पे मिशन है उसका 6 साल पूरा हो गया है। तो आइए एक बार रिवाइज करना तो बनता ही है। मॉम वॉज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन था इसरो का, जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। और किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो PSLV C-25, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है C-25, ये याद रखना है। और इसको मार्शल ऑर्बिटर में, यानी कि ऑर्बिट में, ठीक है, जो मार्स का ऑर्बिट है ना उसमें इसको इंटर कराया गया था 2014 में, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो 2013 में ये लॉन्च हुआ था, लेकिन ये मार्स के ऑर्बिटर में, यानी कि आप देखो कि हर किसी का एक ऑर्बिट होता है, हर एक प्लैनेट का अपना ऑर्बिट होता है, तो उस ऑर्बिट में इंटर करने में इसको जो है तो मार्स के ऑर्बिट में इंटर करने में 2014 में ये इंटर किया। इसका साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन था इस तरीके के मॉम को भेजने का, कि इस इनिशिएटिव का, कि मार्स का जो सरफेस फीचर है उसको एक्सप्लोर करना है कि मार्स का सरफेस कैसा है, साथ ही साथ यहाँ पे मिनरलॉजी यानी कि मिनरल्स वगैरह कुछ पाए जाते हैं कि नहीं, मार्शल एटमॉस्फेयर कैसा है। अपने ही साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से, यानी कि अपने ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है हमारे कंट्री का जिससे कि हम लोग मार्स के सरफेस को एक्सप्लोर कर सके, जान सके कि मार्स का सरफेस कैसा है, साथ ही साथ जान सके कि वहाँ पे किस किस तरीके का मिनरल्स है, और मार्स का एटमॉस्फेयर कैसा है। जैसे कि आपको अर्थ में एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है कि काफ़ी लेयर है, आपका यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है कि नहीं। तो वैसा किस तरीके का एटमॉस्फेयर है मार्स में, ये जानने के लिए इसको भेजा गया था। टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट क्या था कि यहाँ पे डीप स्पेस कम्युनिकेशन और साथ ही साथ नेविगेशन, मिशन प्लानिंग और मैनेजमेंट, यानी कि मान लीजिए कि आगे आने वाले, जैसे कि इसके बाद हमारा चंद्रयान जो मिशन था वो गया था, तो चंद्रयान जो गया था वो भी मार्स ऑर्बिट में गया था, ठीक है। तो हम लोग जो है ना मार्स के साउथ पोल में गए थे, तो इसीलिए इससे पहले जो है कम्युनिकेशन कैसा है, डीप स्पेस कम्युनिकेशन हो सकता है कि नहीं मार्स के साथ, नेविगेशन वहाँ पे, यानी कि जैसे जहाँ पे भी आप जाते हो तो गूगल पे ऑन करते हो, नेविगेशन आपको देखने को मिलता है कि जिस डेस्टिनेशन में जाना है उसका रास्ता क्या है, तो एक रास्ता अच्छे तरीके से पता चले। उसके बाद फर्दर कुछ जो प्लानिंग है, मिशन प्लानिंग है, वो बेटर तरीके से हो सके। तो ये टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव यही था। मॉम की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 पेलोड गया था इसके साथ।
साथ ही यहाँ पे मीथेन सेंसर था मार्स के लिए। तो ये क्या है, यहाँ पे मीथेन कितना है मार्स के एटमॉस्फेयर में, ये वहाँ पे मेज़र करेगा। मार्स कलर कैमरा है, यानी कि 3 कलर का यहाँ पे मार्स कलर कैमरा है जो कि इमेजेस लेगा, इन्फॉर्मेशन देगा कि सरफेस का फीचर्स कैसा है, मार्स के सरफेस में क्या क्या कॉम्पोजिशन है। साथ ही लेमन अल्फा फोटोमीटर था। इसमें क्या था ना कि कितना ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन का एबंडेंस है, यानी कि कितने मात्रा में ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन पाया जा रहा है मार्स के एटमॉस्फेयर में, ये बताएगा। साथ ही मार्स एक्सोफेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर है, यानी कि यहाँ पे जो एक्सोफेरिक यानी बाहर का कैसा वहाँ पे वातावरण है। साथ ही साथ आप लोग देखो कि यहाँ पे कैपेबल होगा कि जो न्यूट्रल कंपोजिशन है, यानी कि 1 से लेकर 300 AMU तक का, यानी कि मास रिजोल्यूशन का, यहाँ पे मास रिजोल्यूशन के साथ साथ यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका जो न्यूट्रल कंपोजिशन है उसको एनालाइज करने का कितना कैपेबल है ना, वो यहाँ पे आपका भेजा गया था। मतलब आप लोग कुछ नहीं समझे होंगे, मैं बताती हूँ। मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर है। इट मीन्स कि ये एनालाइज करना, यानी कि आप देखो कि कितना दूर तक, मान लीजिए कि ये मार्स है, ठीक है, इसके सरफेस को देखना है, साथ ही साथ इसमें एनालाइज करना है क्या क्या कॉम्पोजिशन है यहाँ पे, कि यहाँ पे ड्यूट्रियम है कि नहीं, हाइड्रोजन है कि नहीं, वाटर है कि नहीं, साथ ही साथ यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, इसको एनालाइज करने के लिए यहाँ पे आपका ये भेजा गया था। उसके बाद टिस है, इट मीन्स कि थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर भी है। इसमें क्या है कि थर्मल इमिशन, क्या गर्मी वगैरह है क्या, यहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, पहुँचती है तो किस हद तक पहुँचती है। जैसे हम लोग देखे थे कि साउथ पोल में जो मार्स में वो काफ़ी लंबे समय तक अंधेरा रहता है, वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। तो नॉर्थ पोल में अगर पहुँचती है तो उसमें थर्मल इमिशन कितना होता है, जैसे हमारे यहाँ तो थर्मल इमिशन बहुत ज़्यादा होता है, तो मार्स में किस तरीके का थर्मल इमिशन है उसको यहाँ पे मेज़र करने के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर भेजा गया था। अब कुछ और देख लेते हैं कि अब तक जो है 6 साल हो गए मॉम को भेजा गया, तो मॉम हमें किस तरीके से हेल्प किया। सबसे पहले जो मार्स का एटलस है उसको प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ, क्योंकि इस इनिशिएटिव के थ्रू जो भी हमें इमेजेस मिला, यानी कि ऑर्बिटर के थ्रू जो इमेजेस मिला, उससे हम लोग काफ़ी हद तक जो है मार्स का एटलस बना पाए। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रोबोस और डेमोस था, ये 2 मून है मार्स का, जहाँ पे इमेज जो है बहुत ज़्यादा क्लोज डिस्टेंस में जाकर लिया गया और कलरफुल इमेज लिया गया। ये 2 जो मून आपका मार्स का देखने को मिलेगा, तो इससे हम लोग को पता चला। साथ ही कुछ फाइंडिंग पता चला है कि मार्स के सरफेस में जो है ना कुछ डस्ट स्टॉर्म है, जो कि 100 से किलोमीटर्स तक जो है ये उठते हैं, तूफान थोड़ा बहुत उठते हैं। साथ ही एल्बिडो मैप यहाँ पे तैयार किया गया मार्स का। एल्बिडो क्या होता है, जैसे ये हमारा अर्थ का सरफेस है और ये सूरज की रोशनी है, तो सूरज की रोशनी जितना अर्थ के सरफेस में आता है उससे ज़्यादा जो है अर्थ इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। मान लीजिए कि अगर सारे सूरज की रोशनी अगर अर्थ में ही एब्जॉर्ब हो जाए तो हम लोग जल के मर जाएंगे, हम लोग उतनी गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे अर्थ के द्वारा इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है, इसलिए एक हद तक हम लोग इसको बर्दाश्त कर पाते हैं। जब आप लोग देखते हो कि गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे अर्थ में इसको एब्जॉर्ब होने लगता है, और अर्थ में एब्जॉर्ब होते ही 50 to 55 डिग्री सेल्सियस तक भी कुछ कुछ सिटी तक चला जाता है। जैसे राजस्थान का चीरू वगैरह में आप देखोगे तो वहाँ पे जो है ना मुश्किल हो जाता है, यानी कि 1 सेकंड भी आपको बिना पसीना स्वेटिंग हुए नहीं चलेगा, तो उसमें आप लोग मतलब कि सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये जितना आपका सन की रोशनी से जितना रेडिएशन आता है उससे ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। तो मून में मार्स में भी ये पता चला है कि अल्बिडो होता है, तो इस अल्बिडो मैप को यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है। तो ये आप लोग समझो कि अब तक जो है ना मॉम से हम लोग मार्स को जो है बहुत हद तक समझ पाए, यानी कि जो मार्स ग्रह है ना, प्लैनेट है, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाए। तो अदर मिशंस क्या है हमारा मार्स का, तो आप लोग देखो कि एक्सो मार्स है 2022 का एक जॉइंट प्रोग्राम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशिया के स्पेस एजेंसी के साथ। यहाँ पे 2 मिशन है, पहला है कि ट्रेस गैस ऑर्बिटर है जो कि 2016 में ऑलरेडी लॉन्च किया गया था। दूसरा जो 2022 में लॉन्च करना है, यहाँ पे आपका एक रोवर भी होगा और एक सरफेस प्लेटफॉर्म भी होगा। तो रोवर होगा, यानी कि जैसे हम लोग चंद्रयान 2 में भी देखे थे कि एक रोवर था। रोवर कहने का मतलब है कि एक ऐसी छोटी सी व्हीकल निकलेगी, उसमें 6 व्हील्स होते हैं और वो जो है ना घूम घूम के इमेजेस लेंगे पूरा मून मार्स के सरफेस का, ठीक है। उसके बाद मार्स 2020 रोवर भी है, यही रोवर है जो कि मार्स 2020 को भेजा जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि नासा का प्रिजर्वेरेंस रोवर है, यानी कि ये भी एक रोवर है जिसमें कि छोटी सी गाड़ी है, वो यहाँ पे आपका जो इस मिशन में आपका ये निकलेगा और ये क्या करेगा ना कि अर्थ के सरफेस में, सॉरी मार्स के सरफेस में ये घूम घूम के तस्वीरें लेगा और उसको हमारे पास भेजेगा। तो ये नासा का प्रिजर्वेरेंस रोवर है, तो ये नासा के द्वारा भेजा गया है और ये देखा जाएगा यहाँ पे कि क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं। साथ ही साथ जो है वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए हमें वहाँ का रॉक का सैंपल, सॉइल का सैंपल, ये सारी चीज़ें जो है वापस से इंडिया के पास मतलब कि हमारे अर्थ में जो है वो सारी चीज़ें
भेजी जाएगी, पता चलेगा उससे कि मार्स में जो है ना रॉक और सॉइल सैंपल कैसा है। तो इसको 2020 में लॉन्च किया गया है। आप लोग पहले भी इसको देख चुके होंगे। होप मिशन है, यानी कि ये यूएई का यूनाइटेड अरब अमीरात का ये 2020 का मिशन है, जो कि अरब का वर्ल्ड फर्स्ट मिशन है मार्स का। तो होप मिशन याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताइवान फर्स्ट भी है, जो कि चाइना का फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है, जिसको 2020 में ही लॉन्च किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है। तो इतने सारे आपको अदर कंट्रीज़ के भी देखने को मिलेंगे कि मार्स मिशन है, सबको ही लगे है मंगल ग्रह में जाने के लिए। तो इसके लिए आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया के द्वारा अभी इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है, इस व्हीकल को। और ये टेस्ट जो है परफॉर्म किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो डीआरडीओ के द्वारा ये टेस्ट परफॉर्म किया गया है। और इस टेस्ट में आप देखो कि एपीजे अब्दुल कलाम जो लॉन्च कॉम्प्लेक्स है व्हीलर आइलैंड में, उससे ये टेस्ट हुआ है, जो उड़ीसा कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है ये आप देखो कि ये मैक 6 से जो है वो आपका उड़ सकता है। मैक क्या होता है? मैक नंबर होता है जिसमें कि आप देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है स्पीड बताया जाता है एयर में, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है उसके कंपैरिजन में उनका स्पीड कितना है एयर में, हवा में, उसको मैक कहते हैं। तो मैक 6 है यहाँ पे, जो कि मोर देन 22 सेकेंड्स में देखने को मिलेगा। ये जो लॉन्च व्हीकल इसमें यूज़ किया गया है वो इसरो का एडवांस जो है एटीवी है, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल इसको यूज़ किया गया है। इंडिया के अलावा अगर अभी तक आप देखोगे तो सिर्फ 3 कंट्री है जिनके द्वारा ये व्हीकल आपका अभी तक उड़ाया गया है एटमॉस्फेयर में, जो कि रशिया है, यूएसए है और चाइना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल है ये अनमैन्ड है, यानी कि अनमैन्ड कहने का मतलब है कि इसमें इंसान नहीं होते हैं। अनमैन्ड डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है, हाइपरसोनिक फ्लाइट टेस्ट है। साथ ही साथ इसका एम क्या है? इसका एम है कि डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल है, जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ डेवलप्ड प्रोपल्सन सिस्टम एयर ब्रीदिंग जो स्क्रैमजेट इंजन है ना, उसको यहाँ पे टेस्ट करने के लिए है। तो स्क्रैमजेट इंजन क्या है अभी हम लोग देखेंगे। हाइपरसोनिक जो फर्स्ट फ्लाइट है उसके द्वारा 2 मेजर चैलेंजेस यहाँ पे पोज किया गया है। यहाँ पे देखिए कि एयर को पहले जो है इंजन के साथ रैम्प किया जाएगा, वो भी हाई स्पीड में। तो इससे क्या होता है ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि इसको फ्यूल इंजेक्ट कर सके साथ ही साथ मिक्सचर को भी बर्न कर सके बिना किसी फ्लेम के। तो इसी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया गया है, जैसे कि हाइपरसोनिक एयर इनटेक सिस्टम है और सुपरसोनिक कंबस्टर है। तो आइए पहले समझिए कि ये स्क्रैमजेट इंजन क्या है। तो देखिए बेसिकली ये थोड़ा टेक्नोलॉजिकल टर्म है, लेकिन फिर भी आपको समझना होगा कि टर्बोजेट, रैमजेट और स्क्रैमजेट, ये 3 तरीके का जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी होती है। तो ये है कंप्रेसर यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद है कंबशन और उसके बाद है एक्सपेंशन। तो इस तरीके की इसकी कुछ फिगर है जो कि अगर आप लोग कभी भी देखो तो समझ पाओ। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है इसको समझने का कोशिश करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन भी आप लोग देखते हो कि हम लोग जो है 6th नंबर है पूरे वर्ल्ड में जिनके पास क्रायोजेनिक इंजन है हमारे यहाँ। तो क्रायोजेनिक और स्क्रैमजेट इंजन में क्या अंतर है ये समझिए, ये समझ जाइएगा तो फिर आपका जो है काम आसान हो जाएगा। अब देखिए क्रायोजेनिक इंजन में हम लोग 6 नंबर पे आ चुके हैं। हमारे से पहले जो है ये क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना है। अगर हम लोग स्क्रैमजेट इंजन की बात करें तो इंडिया जो है 4th नंबर पे है। इससे पहले ऑलरेडी जो है यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रशिया और यूएस इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन अब समझते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन में क्या है। क्रायोजेनिक इंजन में जो है ना, इस इंजन में कोई भी एयर इनटेक की ज़रूरत नहीं होती है, हवा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन स्क्रैमजेट इंजन में हवा की ज़रूरत होती है। और इस क्रायोजेनिक इंजन में आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ना लो टेम्परेचर में भी फ्यूल आप स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे लो टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है फ्यूल को स्टोर करने के लिए। क्रायोजेनिक इंजन में अगर हम लोग देखें तो ये एफिशिएंटली रन कर सकता है जब लो टेम्परेचर फ्यूल हो। और साथ ही साथ जो है अगर हम लोग स्क्रैमजेट इंजन की बात करें तो ये आपका सुपरसोनिक स्पीड में एफिशिएंटली रन कर सकता है, यानी कि तेज़ स्पीड में ये रन कर सकता है आराम से। लेकिन लो टेम्परेचर अगर फ्यूल रहता है तो ये क्रायोजेनिक इंजन भी आराम से रन कर सकता है। साथ ही इसका कॉस्ट ऑफ पेलोड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑक्सीडाइज़र का, लेकिन ऑक्सीडाइज़र जो है यहाँ पे कॉस्ट को सेव करता है और ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेलोड ले सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेलोड है आप देखो वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन ले जा सकता है, तो स्क्रैमजेट ले जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो कि कॉस्ट ऑफ पेलोड जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑक्सीडाइज़र का। अब एक बात और समझिए, धीरे धीरे आप देखते जाइए आपको समझ में आ जाएगा। रैमजेट और टर्बोजेट में देखिए, रैमजेट क्या है। रैमजेट में आपका कंप्रेसर और टरबाइन का यहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन कंप्रेसर और टरबाइन को टर्बोजेट में यूज़ किया जाता है। अब टर्बो है तो यहाँ पे टरबाइन तो यूज़ किया ही जाएगा। साथ ही आप लोग रैमजेट में देखो कि हाई थ्रस्ट पर यूनिट वेट है, यहाँ पे लो थ्रस्ट है।
और साथ ही साथ रोटेटिंग मशीन के एब्सेंस में जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल और चीप होता है रैमजेट में, और टेक ऑफ ट्रस्ट भी ये ज़ीरो होता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है टर्बोजेट में बहुत महंगा होता है, तो इसलिए हम लोग टर्बोजेट को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंडिया के द्वारा जो टर्बोजेट को इस्तेमाल नहीं किया जाता वो जस्ट बिकॉज इनका कंस्ट्रक्शन जो इसको बनाने का खर्च है वो बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है कि इसरो का बजट उतना ज़्यादा नहीं है, DRDO का बजट उतना ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ, तो हम लोग सस्ते में जो है ना अच्छा यहाँ पे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ रैमजेट और स्क्रैमजेट के बीच में देखते हैं कि क्या है। तो ये जो इंजन है ना, ये आप देखो कि डिसलरेट हो जाती है इनकमिंग एयर को, और ये सबसोनिक जो वेलोसिटी है कंबशन से पहले जो है ना ये डिसलरेट हो जाती है। स्क्रैमजेट में क्या होता है कि इंजन जो है ना वो सुपरसोनिक स्पीड में काम करता है, यानी कि एकदम फुल स्पीड में ये काम करता है जब कंबशन होता है इनकमिंग एयर का, और तब यहाँ पे देखोगे कि हायर स्पीड में काम होता है। स्क्रैमजेट जो है ना वो बहुत तेज़ी से उड़ता है, लेकिन रैमजेट जो है वो धीरे धीरे ही उड़ता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं। स्पीड की कंपैरिजन अगर हम लोग देखें तो स्क्रैमजेट का ज़्यादा होता है, और स्क्रैमजेट जो इसका इंजन काम करता है ना, जब ये स्पीड में एकदम आता है कंबशन होने लगता है, यानी कि इसमें एयर की ज़रूरत होती है, और जैसे ये एयर आता है तो ये कंबशन होना स्टार्ट होता है और उसके बाद ये स्पीड पकड़ लेता है। लेकिन रैमजेट में ये वाली बात नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें देखिए, ज़्यादा डेप्थ में समझने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का आपको समझना होगा। रैमजेट इंजन है, स्क्रैमजेट इंजन है, तो ये दोनों इंजन के बारे में समझिए। मैं क्रायोजेनिक इंजन के बारे में भी बता दी। तो रैमजेट अब स्क्रैमजेट इंजन देखे थे जो कि एकदम स्पीड में आपका जो है जाएगा। स्क्रैमजेट इंजन इम्प्रूवमेंट है, यानी कि रैमजेट इंजन जो है ये स्लो है। इसी का एक एडवांस वर्जन बनाया गया है जो कि स्क्रैमजेट इंजन है। ये बहुत ही फास्ट ये जाता है, ठीक है। इसको सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट भी कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट किसको कहते हैं, तो ये स्क्रैमजेट को कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लोग देखो कि यहाँ पे जो कंबशन होता है बिना किसी कंप्रेशर को रोटेट करते हुए, यानी कि कंप्रेशर इस तरीके से रोटेट होता है तो उसको रोटेट किए बिना यहाँ पे कंबशन होता है रैमजेट में। और साथ ही साथ रैमजेट में क्या है कि असिस्टेड ये जो है टेक ऑफ है, जैसे रॉकेट जाता है उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इफिशिएंटली जो है सुपरसोनिक स्पीड यानी कि मैक 3 में जो है ये अच्छा खासा काम करता है। ड्यूल मोड अगर रैमजेट देखें, यानी कि एक टाइप ऑफ जेट इंजन है जिसमें कि रैमजेट ट्रांसफॉर्म होता है स्क्रैमजेट में, और इसका जो आप स्पीड देखोगे ये कितना है 4 to 8 रेंज में है। इसका मतलब है कि ये इफिशिएंटली ये ऑपरेट हो सकता है सबसोनिक में भी और सुपरसोनिक में भी, ठीक है। तो ये वाली बातें यहाँ पे कही जा रही है। तो इसकी फीचर्स कुछ याद रखना है, जैसे कि आप देखो कि जो भी व्हीकल है जो जाता है यहाँ पे आपका ATC, यहाँ पे आपका ATV है, एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल, तो उसकी स्किन जो होती है ना, ऊपर वाली स्किन वो कूल होती है जब हाइपरसोनिक फेज ऑफ फ्लाइट होता है। स्किन जनरली कब हिट होता है, जब यहाँ पे एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन होता है, जब ऊपर जाता है और एटमॉस्फेयर के साथ जब यहाँ पे रॉकेट आपका टकराता है, तब उस समय जो है उसका स्किन जो है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे ये सक्सेसफुल हाइपरसोनिक फ्लाइट जो है डेमोन्स्ट्रेशन होगा। तो इसमें क्या है ना कि ओवरऑल जो फ्यूल की ज़रूरत होती है, आप लोग देखे होंगे अगर मिशन मंगलयान, तो उसमें भी यही बात बताया गया है कि हमारा जो मिशन मंगलयान था, मॉम था, उसमें जो है ना फ्यूल की बहुत ज़्यादा खर्च होती है जब मार्स एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजते हैं। तो एक ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट में भेजते हैं, मैं वो आपका सैटेलाइट की बात बता रही हूँ, तो उसमें जो है फ्यूल की बहुत ज़्यादा खर्च होती है। लेकिन रॉकेट में भी आप देखोगे कि तो फ्यूल की बहुत ज़्यादा खर्च होती है। इस तरीके का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से क्या होता है कि फ्यूल का जो यहाँ पे ज़रूरत है वो कम हो जाएगा, और सैटेलाइट मिशन के लिए भी ये कम हो जाएगा, तो बहुत ही बेटर है। साथ ही रीयूज लॉन्च व्हीकल भी है, यहाँ पे पोटेंशियल है कि बार बार हम लोग जो है ना यहाँ पे जो लॉन्च व्हीकल है उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्चिंग जो सैटेलाइट का लॉन्च करने का जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि फ्यूल में ही ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और बजट अगर उतना नहीं होता, क्योंकि इसरो की बजट बहुत कम होती है, तो इसरो हमेशा कोशिश करता है कि फ्यूल में कम पैसे खर्च करे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा जब हमारा फ्यूल पे पैसे कम अगर खर्च होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो हमारे यहाँ से सैटेलाइट जो है ना और ज़्यादा लॉन्च होगा। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यहाँ पे आपका टेस्ट किया गया है। फास्टर सिविलियन एयर ट्रांसपोर्टेशन है। आप देखो कि अभी भी जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ जो है अपने छोटे छोटे सैटेलाइट दे देते इसरो को कि आप भी इसको जो है ना लॉन्च करा दीजिए। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लॉन्चिंग बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। यही सारी चीज़ें अगर नासा लॉन्च कराए, यही सारे सैटेलाइट अगर जापान करे, अपना यूरोपियन स्पेस करे, तो उनका खर्च बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसरो का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम लोग बहुत ही सस्ते में जो है ना लॉन्च करा देते हैं सैटेलाइट। तो बस हम लोग का खर्च जो होता है वो फ्यूल का होता है। एक बार फ्यूल की खर्च अगर कम हो जाए तो इसरो के पास और ज़्यादा ताकत आ जाएगा। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी में सबसे प्लस पॉइंट जो है ना यही है हमारा। साथ ही ये फास्टर और लॉन्ग रेंज क्रूज़ मिसाइल भी देखने को मिलेगा। ये जो हमारा इस बार का जो टेक्नोलॉजी है हाइपरसोनिक जो फ्लाइट है, ये काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि लॉन्ग रेंज क्रूज़ मिसाइल है, ठीक है। इसकी स्पीड कितना है, मैक्स 6 है। तो मैक्स 6 बहुत ज़्यादा माना जाता है, जैसे यहाँ पे आपका बताया भी गया है।
वेलोसिटी जोन बताया जा रहा है, जैसे कि सब सोनिक का कितना है तो 1 मैक से कम है, ट्रांससोनिक का कितना है तो 1 मैक तक होता है, अगर 1 मैक से ज़्यादा है तो वो सुपरसोनिक है, और 5 मैक से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक है। तो ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है, नेक्स्ट हम लोग कल्चर की लेसन देख लेंगे। बट आज हमारे यहाँ पे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। इससे पहले जो हमने मॉम देखा है वो भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और भी लेसन्स देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।